वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस हमारे लेक्चर सीरीज के सेकंड वीडियोस में, जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानेंगे प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ का इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, स्टार्स एंड गैलेक्सी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और हमने बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में पढ़ा, जैसे आपका स्टार्स पढ़ा, मून पढ़ा, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड लेक्चर की तरफ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्लैनेट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक मैथमेटिशियन थे, इमानुएल कैंट, जर्मन मैथमेटिशियन। उन्होंने एक थ्योरी दिया ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स, कि अर्थ का प्लैनेट्स का ओरिजिन फॉर्मेशन कैसे हुआ। उनके थ्योरी को हम लोग बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। एंड बहुत सारे साइंटिस्ट आगे आए, लैप्लेक्स आए, वेट्सकर आए, जिन्होंने इनके थ्योरी को रिवाइज किया और इसे और अच्छे से एक्सप्लेन किया। सो पहले हम देखेंगे कि आपका जो पहला फिगर है, ये फिगर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक नेबुलर क्लाउड है जो एक कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड फॉर्म में है, और अभी इसमें कोई किसी कोर का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। बस ये इसके जो गैसेस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल, कम्प्लीटली डिफ्यूज्ड है, और ये अभी भी दूसरे गैसेस पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स को अपने तरफ अट्रैक्ट। सेकेंड पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पहले डिफ्यूज थे वो थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होने लगा है, गैसेस पार्टिकल्स। और सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि अच्छा कंप्लीट क्लाउड बन चुका है, जो कि अब आगे फर्दर और कॉन्सेंट्रेटेड होके पहले कोर का फॉर्मेशन करेगा। उस कोर के अराउंड फिर सारे गैसेस पार्टिकल्स रोटेट करेंगे और एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये चौथे फिगर में लोग देख सकते हैं, और ये जो कोर रहेगा वो हमारा यंग स्टार बनेगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे पांचवें फिगर में, जिसमें देखेंगे कि एक कंप्लीट सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका है। अब हम लोग अगले पिक्चर में देखेंगे इसे और डिटेल्स में। ये हमारा फिगर है। फिगर ए में देखिए नेबुलर क्लाउड बन चुका है, डेंस। और इसमें फिगर ए में आपका जो है वहां पर आपका कोर फॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें जो गैसेस पार्टिकल्स है वो रोटेट कर रहे हैं इनर कोर में, और जितने भी उसके बाहर के गैसेस पार्टिकल्स है वो सारे कोर अट्रैक्ट कर रहा है और एक कोर का फॉर्मेशन कर रहा है। कोर का फॉर्मेशन करने में जो बचे गैसेस और डस्ट पार्टिकल है उसके चारों तरफ रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। और वो रोटेट करके एक डिस्क का शेप ले लेंगे। हम लोग फिगर सी में देख सकते हैं एक डिस्क का शेप बन चुका है। वो जितने भी डस्ट पार्टिकल है वो धीरे धीरे कंडेंस्ड होके और एक दूसरे से जुड़कर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोहेशन वो सारे एक दूसरे से अटैच होके एक छोटा सा सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैनेटेसिमल्स, जो आप फिगर डी में दे सकते हैं। बहुत सारे प्लैनेटेसिमल्स बन चुके हैं। वो प्लैनेटेसिमल्स अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे से कोलाइड करके फिर एक्रीट करके बड़े ऑब्जेक्ट बनेंगे, जिनको कंप्लीटली फिर प्लैनेट बोला जाएगा। और बहुत सारे प्लैनेटेसिमल मिल के प्लैनेट्स बनते हैं। तो हम लोग सेकंड में देख रहे हैं कि एक सोलर सिस्टम का कंप्लीट फॉर्मेशन हो चुका है, फिगर ई में। ये एक प्रोसेस है जिस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस। तो हम लोग क्या पढ़े स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। सबसे पहले एक लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैसेस था नेबुला में, जो कि कोर के फॉर्मेशन को लीड किया थ्रू द गैस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। उसके बाद आपके जो कोर के चारों तरफ एक गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल के ह्यूज डिस्क का फॉर्मेशन हुआ। फिर तीसरे स्टेज में क्या हुआ, उसके बाद गैस क्लाउड थे वो कंडेंस्ड होने स्टार्ट लगे, और जो भी मैटर थे कोर के अराउंड वो सारे राउंड ऑब्जेक्ट में का फॉर्मेशन लेने लगे कंडेंस्ड होने के बाद, ठीक है। और ये राउंड ऑब्जेक्ट जो थे वो प्लैनेटेसिमल में डेवलप हो गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोहेशन। कोहेशन मतलब एक दूसरे से जुड़ने लगे। जब कंडेंस्ड होने लगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे और वो एक दूसरे से जुड़ने लगे, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट में ये हुआ कि बाय द कॉलिजन, और फाइनल में क्या हुआ कि बाय द कॉलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस, जो प्लैनेटेसिमल्स के मटेरियल थे एक दूसरे से कोलाइड करके फिर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के थ्रू मटेरियल्स थे जो स्टिक करके और एक्रीट होके एक फीवर लार्ज बॉडीज बने, जो बाद में प्लैनेट कहलाए। इस तरीके ये आपका प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लैनेट का डेवलपमेंट हो। तो हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में। मून जो है अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। अब उसे जानने से पहले आपको हम बताते हैं नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है। नेचुरल सैटेलाइट वैसे सेलेस्टियल बॉडीज है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाता है। जिस तरीके से प्लैनेट्स सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसी तरह जितने भी जो सैटेलाइट्स है नेचुरल सैटेलाइट्स, वो अपने प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि मून कहलाता है। मरकरी का 0 है, वेनस का भी
0 है, अर्थ का 1 है, मार्स के 2 है जिनका नाम फोबस एंड डाइमोस है, जुपिटर के ऑलमोस्ट मोर देन 70 है, सैटर्न के मोर देन 65 है, यूरेनस के मोर देन 25 एंड नेपच्यून के 14-15 के आसपास है। अब नेचुरल सैटेलाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है रेगुलर सैटेलाइट्स, एक है इरेगुलर सैटेलाइट। रेगुलर सैटेलाइट्स बोलते हैं जिनका जो ऑर्बिट से वो प्रोग्रेड रहता है। कहने का अर्थ है कि मतलब उनका जो ऑर्बिट का डायरेक्शन रहता है वो प्लैनेट्स के डायरेक्शन में होता है। उनका रोटेशंस प्लैनेट के डायरेक्शन में, प्लैनेट्स के रोटेशन में, जिस डायरेक्शन में प्लैनेट्स रोटेट करते हैं उनका ऑर्बिट का भी रोटेशंस वैसा हो। इरेगुलर होते हैं जो कि आपका ऑर्बिट जो है जिनका, उनको रेट्रोग्रेड बोला जाता है और उनका जो डायरेक्शन ऑफ मतलब ऑर्बिट का जो डायरेक्शन है वो अगेंस्ट द रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स है। ठीक है। और आपके जो रेगुलर मून्स है, सैटेलाइट्स है, वो आपके प्लैनेट्स के इक्वेटर के क्लोज लाई करते हैं और जो इरेगुलर मून्स है वो एक्सट्रीम एंगल में, जो प्लैनेट्स के इक्वेटर होते हैं उसके एक्सट्रीम एंगल में वो लाई करते हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं कि जो अर्थ का मून है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक साइंटिस्ट थे सर जॉर्ज डार्विन, जिन्होंने 1838 में सजेस्ट किया था कि जो अर्थ और मून है वो एक सिंगली रैपिडली रोटेटिंग बॉडीज से बने हुए। मतलब वो जो होल मास था, जब वो सिंगली रोटेट कर रहा था तो जो मास था वो डिस्ट्रीब्यूट होके डंबल शेप ले लिया था और जो बाद में जाके वो डंबल शेप ब्रोक हो गया और उसी पार्ट से मून और अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। बट अभी का जो जनरल बिलीफ है उसमें बिलीव किया जाता है कि कॉलिजन थ्योरी, जिसमें ये बिलीफ होता है, माना जाता है कि जो अर्थ है, जो प्रोटो अर्थ है, मतलब जब अर्थ एक प्राइमरी स्टेज में था, प्राइमोडल अर्थ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक मार्स के साइज के ऑब्जेक्ट से टकराया, जिससे जो आपका जो डेवरीज था, जब अर्थ ब्रेक हुआ फ्रॉम द इम्पैक्ट, तो वो क्या हुआ कि वो स्पेस में चला गया और आप देख सकते हैं एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फिगर 3 में का फॉर्मेशन हुआ अर्थ के चारों तरफ। फिर ग्रेजुअली अर्थ अपने आप को एडजस्ट कर लिया और जो डेवरीज जो स्पेस में गए थे वो एक्यूमुलेट होके मून को स्ट्रक्चर दिया, मतलब मून का फॉर्मेशन वो डेवरीज से बना। ये जो इम्पैक्ट था इसको जाइंट इम्पैक्ट कहते हैं और ये जो चीज को डिस्क्राइब किया गया इसको बिग स्प्लैट कहते हैं। तो इस तरीके से मून का फॉर्मेशन है, जो बिलीव किया जाता है कि मून का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ था। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। मतलब इवोल्यूशन मतलब जो चेंजेस होते हैं इन द पीरियड ऑफ टाइम, उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो जो पहले अर्थ था और जो अभी अर्थ है, तो वो चेंजेस के बारे में कि वो कैसे कैसे आया। तो जो हम लोग देख सकते हैं कि प्रोटो अर्थ है, मतलब जब अर्थ अपने प्राइमरी स्टेज पे था फॉर्मेशन में, तो अर्थ कुछ इस तरीके से होगा। तो ये अर्थ जो है एक रॉकी, बैरन और हॉट प्लैनेट था और इसके जो एटमॉस्फेयर थे वो हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस से थे और वो काफ़ी थीन थे। बट राइट नाउ जो अर्थ है वो कम्प्लीटली लेयर्ड स्ट्रक्चर में है, दैट इज़ फ्रॉम आउटर मोस्ट एटमोसफेयर टू द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट इज कोर। सो ये कैसे आया अब हम लोग ये पढ़ेंगे। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमोसफेयर टू द सेंटर ऑफ अर्थ, ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर में बना है। जैसे कि आपका पहले इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर आपका इनर मेंटल, फिर आउटर मेंटल, फिर आपका क्रस्ट है, फिर उसके बाद ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर्स, आइनोस्फियर एंड आफ्टर दैट स्पेस। सो ये जो अर्थ का जो लेयर्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ वो किस तरीके से हुआ, अब हम लोग ये देखें। तो अर्थ जब बना था तो जो मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनिफॉर्म नहीं था। सो जो आपके जब अर्थ अपने प्राइमरी स्टेज में था तो वो काफी ज्यादा वोलेटाइल था, तो डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, जिससे जो अंदर का टेम्परेचर था वो काफी बढ़ गया। इससे ये हुआ कि जो मटेरियल थे अर्थ के अंदर वो एक दूसरे से सेपरेट होने स्टार्ट हुए, डेंसिटी पे डिपेंड हो गए। लाइक जिनका डेंसिटी ज्यादा था वो मटेरियल टुवर्ड्स द सेंटर सिंक हो गए और जो लाइटर डेंसिटी के एलिमेंट थे वो सरफेस की तरफ आ गए। धीरे धीरे अर्थ कूल डाउन हुआ और फिर सॉलिडिफाइड हुआ और इसका जो साइज था थोड़ा और कंडेंस्ड हो गया, स्मॉल हो गया। सो ये जो प्रोसेस था जिसमें आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेयर था बेस्ड ऑन डेंसिटीज, मतलब जो
आपके जो मटेरियल सेपरेट होके डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटीज में एक लेयर बनाए, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशंस। और जब हम लोग क्रस्ट से कोर की तरफ जाएंगे तो जो मटेरियल जो हम लोग देखेंगे उनमें डेंसिटी इंक्रीज करेगा। मतलब जो क्रस्ट में है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट डेंसिटी के है और जो कोर में है वो काफ़ी हाई डेंसिटी के होगा। आयरन, निकल, दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये जो प्रोसेस था ये आपका जो लेयरिंग स्ट्रक्चर में था, तो ये आपके सबसे पहले स्टेज में था जिसमें था इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर की जो आपका डेंसिटीज में सेपरेट हुआ और फिर बेस्ड ऑन डेंसिटी और जो फॉर्मेशन हुआ अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर में, तो ये पहला इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर हुआ। उसके बाद हुआ आपका इवोल्यूशन ऑफ एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। इस फिगर में आप लेयर ऑफ अर्थ देख सकते हैं। जो सबसे कोर में है, जो थोड़े व्हाइट कलर में है, जो सबसे कोर सेंटर ऑफ अर्थ है, वो इनर कोर कहलाता है। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके बाद आपका जो उससे ऊपर है वो आउटर कोर, उसके बाद इनर मेंटल जो येलो में है, ऑरेंज जैसा में है वो है आपका आउटर मेंटल्स, उसके बाद आपका क्रस्ट है, उसके बाद फिर एटमोस्फेयर का भी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ जिसमें सबसे पहला आता है आपका ट्रोपोस्फेयर, देन उससे ऊपर है आपका फिर स्ट्रेटोस्फेयर, देन फिर मेसोस्फेयर, देन फिर आइनोस्फेयर एंड देन स्पेस। सो ये आपका लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो हम लोग अभी तक देखे कि लिथोस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब हम लोग देखेंगे एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर का इवोल्यूशन कैसे हुआ। एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का इवोल्यूशन में आप 3 स्टेजेस है, ठीक है। सबसे पहले जब अर्थ आप देखे कैसा था, तो अर्थ कुछ इस तरीके से था। तो अर्थ जब अपने प्राइमरी स्टेज में था तो वो उसमें एटमॉस्फेयर में सिर्फ क्या था, सिर्फ हाइड्रोजन हीलियम थे ऑलमोस्ट। सो जब सोलर विंड निकलते हैं जो सन से, वो सोलर विंड क्योंकि ये गैस काफ़ी हल्के होते हैं हीलियम हाइड्रोजन, तो इनको वो स्पेस में ले जाता है, वॉस्ट आउट, स्ट्रिप्ड ऑफ कर देता है, ठीक है, उनको हटा देता है। और ये एक्चुअली ये सारे ही प्लैनेट्स में दिखा कि उनके जो प्राइमोडल जो आपके एटमॉस्फेयर थे हाइड्रोजन हीलियम गैस से ऑलमोस्ट, वो सारे ही सारे किसी के कंटिन्यूस मतलब लाइक वो कंटिन्यू नहीं रहे, वो सारे के सारे चले गए। उसके बाद सेकंड स्टेज में हुआ कि जो हॉट था इंटीरियर जो अर्थ का, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया इवोल्यूशन ऑफ अर्थ में। जब अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो जो गैसेस थे और वाटर वेपर थे वो इंटीरियर से, अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होके बाहर आ रहे थे। और ये गैसेस उसके बाद जो अर्थ का अभी जो प्रेजेंट एटमोस्फेयर है उसको बनाने में इवॉल्व, मतलब उसको इवॉल्व वैसा इवॉल्व होने में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो अर्ली एटमोस्फेयर था वो लार्जली वाटर वेपर, नाइट्रोजन, CO2, मीथेन एंड अमोनियम गैस और वेरी लिटिल फ्री ऑक्सीजन से कंटेंट थे उसमें, ठीक है। तो जब इंटीरियर से जब बाहर गैस आने लगे, इस प्रोसेस को डीगैसिंग कहते हैं। दैट इज द प्रोसेस थ्रू विच अ गैसेस वेयर आउटपोर्ड फ्रॉम द इंटीरियर इज कॉल्ड डीगैसिंग। सो जब डीगैसिंग होने लगा और कंटिन्यूस वैल्केनिक इरप्शंस भी होने लगे, तो इससे क्या हुआ कि वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद जब अर्थ धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो ये वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में थे वो धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लगे, और CO2 जो एटमॉस्फेयर में था उस समय वो वाटर के साथ जब कंडेंस्ड होने लगे तो रेन होगा। जब रेन होने लगा तो वो CO2 जो एटमॉस्फेयर में था वो उसके साथ डिजॉल्व होके वो नीचे गिरे, और इससे टेम्परेचर और कम हुआ। जब CO2 एटमॉस्फेयर में घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा, तो क्योंकि CO2 एक ग्रीन हाउस गैसेस है, तो आपका टेम्परेचर और फर्दर घटा, जिससे और कंडेंसेशन हुआ और ज़्यादा रेन हुआ, और ज़्यादा रेन हुआ, और रेन होते गए। उसके बाद आपका हुआ कि जब अर्थ सरफेस पर सारे रेन गिरे तो वो डिप्रेशन जो अर्थ में क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर, उसमें पानी जमने लगा और वो ओशियन को बनाया, उससे ओशियन बना। तीसरा स्टेज में आपका ये हुआ कि जो एटमॉस्फेयर था वो मॉडिफाइड किया गया, जिसमें ऑक्सीजन अभी इतना क्वांटिटी में 21% के आसपास में है, तो वो एक्चुअली में कम्प्लीटली थ्रू द फोटोसिंथेसिस बाय द लिविंग वर्ल्ड वो उसको आगे प्रोसीड किया। अभी का जो करंट एटमॉस्फेयर है उसको इवॉल्व करने में जो पहले के लिविंग वर्ल्ड थे उनका काफी बड़ा योगदान भी है, एंड फोटोसिंथेसिस का ही। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले लाइफ कहाँ पर आया, तो समुद्र में आया, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस पानी में स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर लैंड में आया। तो इस तरीके से सारा चीज का फॉर्मेशन हुआ करंट एटमॉस्फेयर में। लास्ट फेज में हम लोग देखते हैं कि अब लाइफ इवॉल्व कैसे हुआ अर्थ में। तो अर्थ में जो लाइफ इवॉल्व हुआ, मॉडर्न साइंटिस्ट रेफर करते हैं कि ये एक काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन था जिसमें आपका एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट हुआ और वो असेंबल्ड हुआ एक दूसरे में, और ये जो असेंबलेस हुआ ये अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता था, दे कैन डुप्लीकेट देमसेल्व्स, एंड ये डुप्लीकेशन से क्या हुआ कि ये जो अनएनिमेटेड जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये लिविंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। सो दिस इज हाउ आवर चैप्टर इज गोइंग टू एंड। अगर आपको किसी भी तरीके का अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियोस, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।